नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक समाचार टीवी में। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया ने सोमवार को गति पकड़ ली। बड़े दलों के कई प्रमुख प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। भाजपा के 4 प्रत्याशियों जबकि सपा के 2 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। हालांकि कोविड गाइडलाइन की वजह से कलेक्ट्रेट परिसर में केवल 2 ही लोगों को जाने की अनुमति थी, मगर कलेक्ट्रेट के बाहर कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती रहीं। नामांकन की वजह से पुलिस ने कलेक्ट्रेट की ओर जाने वाले रास्तों को ब्लॉक कर दिया था। केवल दुपहिया वाहनों को ही जाने की अनुमति दी जा रही थी। सबसे पहले कैंट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी संजीव अग्रवाल कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके साथ मेयर डॉक्टर उमेश गौतम भी थे। उनका पर्चा दाखिल होने के बाद शहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना पहुंचे। इसके बाद बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने अपना पर्चा दाखिल किया। उनके साथ आंवला से भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप की बेटी कीर्ति कश्यप भी पहुंची थी। इसके बाद नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से सपा के भगवत शरण गंगवार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद दहेड़ी से भाजपा के प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार और सबसे अंत में शहर विधानसभा क्षेत्र से सपा के प्रत्याशी राजेश अग्रवाल ने पर्चा भरा। लग्जरी कार से करने के बाद ई रिक्शा से पहुंचे भगत। नवाबगंज से सपा प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार अपनी लग्जरी कार से बरेली तक पहुंचे। इसके बाद वे ई रिक्शा से कलेक्ट्रेट पहुंचे। हालांकि उनकी लग्जरी कार उनके पीछे पीछे कलेक्ट्रेट तक पहुंच गई। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल पब्लिक समाचार टीवी। खबर वही जो हो सही। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट। पर्चा दाखिल कर दिया आपने। क्या क्या विकास के मुद्दे होंगे, मतलब किस तरह की जो चुनाव हो रहा है, सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, आपका क्या है? 125 कैंट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की धारा बह रही है। उसमें बरेली में भी संपूर्ण विकास हो रहा है स्मार्ट सिटी में, और हमारे मेयर साहब के उसमें भी विकास के लिए लगे हुए हैं। और उसके बाद भी विधानसभा में जनता के लिए जो भी जरूरत होगी वो विकास का कार्य हमेशा पूर्ण किया। मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं अपने नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ। और इसका जवाब तो नेतृत्व ही बताएगा मुझ पर क्यों विश्वास जताया है। और इसलिए शायद जताया होगा कि मेरी समाज में छवि कुछ दूसरे प्रकार की है। मेरा भाई कोई बहुत ज़्यादा राजनीतिक तो मुझे राजनीति करनी भी नहीं आती है, पर कुल मिलाकर मेरा आचार व्यवहार, समाज में मेरी एक अलग ढंग की पहचान, समाज के बीच में समरस होना और समाज के सुख दुख में उनके साथ खड़े होना, उनकी जो भी मदद सहायता कर सकने की उतना काम करना, शायद ये मेरे कुछ गुण देखे होंगे। गुण है या दुर्गुण, राजनीतिक हिसाब से दुर्गुण है, पर मेरे में उन गुणों को मेरे पारखियों ने पहचाना है और मुझे दोबारा फिर से टिकट देकर मैदान में उतारा है। क्या लगता है बीजेपी पार्टी के द्वारा 2022 में कुछ नए मुद्दे आएंगे, उनके चुनाव लड़ा जाएगा? हमारी सरकार की बहुत स्पष्ट सोच है। हमारी पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है, जात बिरादरीवादी पार्टी नहीं है, वंशवाद वाली पार्टी नहीं है। समाज में एक लोकतंत्र की जो मान्यता है, परंपरा है, जिस कारण से संसदीय व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको हमारी पार्टी अपने अंदर भी धारण करती है। बाकी तो सब पार्टियां राजनीतिक प्राइवेट लिमिटेड हैं, वो अपनी राजनीति करने के लिए अपना घर परिवार जात बिरादरी इस ढंग का बातें फैलाती हैं। हमारी सरकार बहुत स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और उस मिशन के लिए कार्य कर रही है। और एक बड़ा सपना है हमारे सरकार के, हमारे नेताओं के मस्तिष्क में, इस देश को दुनिया का नंबर 1 बनाना, और बहुत जल्दी दुनिया का नंबर बनेगा। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है और इसके नाते से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उनका जो मार्गदर्शन और जिस ढंग से उन्होंने अपनी कार्यशैली के द्वारा जनता के दिलों को जीता है, वो बहुत स्पष्ट है कि एक बहुत बड़े बहुमत की सरकार फिर से दोबारा माननीय योगी जी के नेतृत्व में आने वाली है। ये पार्टी का विश्वास और जनता का विश्वास, जिसकी वजह से मुझे पार्टी ने तीसरी बार टिकट दिया और मुझे सेवा करने का मौका दिया, और मैं जनता की पूरी सेवा करूंगा, यही मेरा ध्येय है। इस योगी मोदी सरकार ने जितने काम किए हैं 5 साल में, उतने 50 साल में और सरकारें नहीं कर पाई। चाहे वो कोरोना काल में
हर एक गरीब को, हर कार्ड होल्डर को राशन कार्ड मुफ्त देना कोई मामूली काम नहीं। 2 साल से हर एक को राशन दिया जा रहा है, कुछ महीनों तो डबल राशन तक दिया गया। हर एक के घर में बिजली है, बिजली पहले से बहुत बेहतर आ रही है। हर घर को पानी दिया जा रहा है, शहर के अंदर तो लगभग हर घर को पानी है। इसके साथ ही साथ मैं यही कहूँगा, आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, शौचालय बनवाए हैं, गैस दी गई है, लॉ एंड ऑर्डर इतना इम्प्रूव कर दिया है जिसका कुछ कहने नहीं। हवाई अड्डा यहाँ बना है, इस एयरपोर्ट से बहुत आसानी हो रही है और इससे बरेली का विकास बढ़ेगा। आप वर्तमान में विधायक रहे हैं, आगे और क्या एजेंडा रहेगा, क्या करने का? आगे मैं मोदी योगी की योजनाओं को आगे बढ़ाऊंगा, बरेली का विकास कराऊंगा, यहाँ के लोगों को और जो सहूलियत हो सकती है वो सरकार से दिलाऊंगा। देखिए, 37 साल से जो बरेली में शहर सीट पे पिछड़ापन है, शहर नाम है और उसमें अनेकों गांव हैं और उन गांवों में खेती होती है, जाने की रास्ता नहीं है। सड़कें ग्राम समाज की पड़ी हैं, कोई सड़क उसमें पड़ी नहीं है। और उसी हिस्से में सबसे ज्यादा शहर के उद्योग होते थे, नामी गिरामी फैक्ट्रियां होती थी, वो नहीं है। बॉर्डर पे रबड़ फैक्ट्री जैसी है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि बहुत काम है। शहर विधानसभा बहुत पिछड़ी हुई है, नाम शहर है लेकिन पिछड़ेपन में वो बरेली की शायद किसी गांव वाली गांव ग्रामीण परिवेश की जो होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस तरह की है। शहर की बड़ी समस्या है बंदर, आवारा कुत्ते और सांड। देखिए, ये तो बड़ी हैं लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत छोटी हैं। इसे तो सॉल्व कराया जा सकता है नगर निगम स्तर से। अब उसके पीछे जनप्रतिनिधि जो चुने जाते हैं, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, नगर निगम के उसी प्रकार सदस्य होते हैं जिस प्रकार एक आम पार्षद होता है। लेकिन वो लोग मीटिंग में नगर निगम की जो बोर्ड मीटिंग होती है उसमें इंटरेस्ट ना लेके उसके इलेक्शन में लेते हैं, जिसके कारण वो समस्याएं अलग से भी वो नगर आयुक्त से नहीं उठाते। ये सब समस्याएं तो बरेली स्तर की हैं। इसके लिए आपको सिर्फ नगर आयुक्त से कहना है और नगर आयुक्त से समय लेना है, भाई कब तक आप इस काम को करोगे। महिलाओं के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है शहर में। हाँ, कोएड भी नहीं है और डिग्री कॉलेज भी नहीं है। दोनों बनेंगे। दोनों की कार्रवाई के लिए यदि हमें मौका मिला तो हम हर संभव प्रयास करके अपने कार्यकाल में बनाएंगे। और अस्पताल भी नहीं है, आपको बता दें, एक जिला अस्पताल है बहुत पुराना, जिसके लिए आप सोचो परसाखेड़ा से व्यक्ति आता है, हवाई अड्डे से आता है, यानी कहाँ से आता है। वो एक अस्पताल की भी वहाँ पे सख्त जरूरत है। ना तो शहर में ट्रॉमा सेंटर है, ना आईसीयू है। जी, ये सब चीजों के लिए कार्य किया जाएगा। बहुत कुछ है युवाओं के लिए, नौकरी के लिए IT हब बनवाने का प्रयास किया जाएगा। और मैं आज आपके माध्यम से बताता हूँ कि बरेली उत्तराखंड के बॉर्डर पे है, तो ऐसे जो भी जिले हैं जो दूसरे प्रदेश के बॉर्डर पे हैं, उनके लिए एक सिटकुल की स्थापना होनी चाहिए ताकि वहाँ पे उद्योग पनपे, वहाँ पे डीजल पेट्रोल बॉर्डर वालों पे सस्ता होना चाहिए ताकि लोग उत्तराखंड में ना जाएं या दूसरे प्रदेशों में ना जाएं। तो बहुत से विजन है मेरे। निश्चित समझो आप 26 साल से मैं नगर निगम में संघर्ष कर रहा हूँ, उसकी जो मैंने सीखा है वहाँ से, बरेली विकास प्राधिकरण से जो मैंने सीखा है, वो निश्चित ही मैं शहर पे आपको करके दिखाऊंगा। और विधानसभा में जो हमारी जनता को दिक्कतें होती हैं, एक एफिडेविट के लिए पहले पार्षद से लेके तहसील के चक्कर लगाने होते हैं, बिजली के बिल कम कराने के लिए न जाने कितनी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। हर चीज आज आप RTO ऑफिस ऑनलाइन हो गया है, लेकिन मैं जाता हूं क्योंकि मुझे दिक्कत महसूस हुई तो मैंने देखा ऑनलाइन नाम है, 3 जगह जाना पड़ता है। तो क्या ऐसा सिस्टम है कि हम उस पर पैनी नजर क्यों नहीं रखते हैं? हमें पैनी नजर रखनी होगी तो निश्चित आप समझ लो कि सारी समस्याएं शहर की दूर होंगी। आपका क्षेत्र जो भाजपा का गढ़ कहलाया जाता है, आप किस तरह से टक्कर लेंगे भाजपा वालों से? जनता बरेली की समझदार है और आप विश्वास करें जितनी खुशी भाजपा की जनता में है, लेकिन वो जो है इस तरह से
खुश हैं कि नया चेहरा, नया विकास, तो उनको बहुत खुशी है। और कुछ लोग तो अभी सामने नहीं आए हैं। जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा तो आपको दिखेगा। अभी शुरुआत है चुनाव की। आज मैंने नामांकन कराया है और जैसे जैसे अब कार्यालय की परमिशन लेंगे, कार्यालय खोलेंगे, कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, बगैर परमिशन के कोई कार्यालय नहीं खोलेंगे।